रात के समय जब आसमान की ओर सिर उठाया जाता है तो ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने एक बहुत ही विशाल और काले एकदम चपटे कैनवस पर अनगिनत सफेद बिंदु पेंट कर दिए हों। मतलब एक एकदम स्थिर, शांत और रहस्यमयी सी तस्वीर। सदियों से इंसान इसी तस्वीर को निहारता आया है। लेकिन ये जो शांति है और ये जो चपटापन है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत दृष्टिभ्रम है। मतलब एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। नंगी आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो पूरी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा भ्रम है। आसमान मतलब कोई सपाट छत या 2D स्क्रीन तो है नहीं। ये एक अथाह गहराई वाला एक अनंत 3D स्पेस है। हम सिर्फ प्रकाश के बिंदुओं को नहीं देखते। हम दरअसल ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण और समय के एक बेहद जटिल जाल को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारा मकसद आसमान के उसी भ्रम को तोड़ना है। आज जो खगोलीय रिसर्च और नोट्स हमने खंगाले हैं, उनका लक्ष्य केवल तारों के नाम रटना नहीं है, बल्कि उस 3D ब्रह्मांड को समझना है जो हमारे सिर के ठीक ऊपर मौजूद है। जी। खासकर ये देखना है कि भारतीय नजरिए से ये चमकने वाले बिंदु असल में क्या हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आसमान में जो कुछ भी चमक रहा है, क्या वो सब तारा है? यहीं से तो आसमान को डिकोड करने की असली शुरुआत होती है। आसमान में बिना किसी दूरबीन के दिखने वाली हर चमकती हुई चीज तारा नहीं होती। हमारे प्राचीन खगोल विज्ञान में ऋषियों के नाम पर रखे गए तारामंडल हों या आज के विज्ञान द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स, इन सब के बीच जो सबसे बुनियादी अंतर है ना, वो प्रकाश पैदा करने की क्षमता का है। मतलब तारे और ग्रह के बीच का ये अंतर समझे बिना हम अंतरिक्ष को नहीं समझ सकते। हाँ, और आज की रिसर्च में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार तुलना दी गई है। मतलब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ग्रह अंतरिक्ष में विशाल दर्पण यानी शीशे की तरह काम करते हैं। उनके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती। वे केवल हमारे सूर्य की रोशनी को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि तारे खुद बल्ब की तरह हैं। वो ब्रह्मांड के पावर हाउस हैं जो अपने भीतर चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा और रोशनी खुद बनाते हैं। एकदम सही। और ये बल्ब और दर्पण वाली तुलना बहुत गहराई तक जाती है। तारे के भीतर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु इतनी भयंकर गर्मी और दबाव में टकराते हैं कि वे हीलियम बन जाते हैं और भारी मात्रा में प्रकाश छोड़ते हैं। मतलब ये एक लगातार चलने वाला परमाणु धमाका है। लेकिन पृथ्वी से देखने पर यही बल्ब या तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि दर्पण यानी ग्रह एक स्थिर रोशनी देते हैं। तारों के टिमटिमाने के पीछे का जो विज्ञान है, वो सच में हमेशा से दिलचस्प रहा है। बचपन की कविताओं में तो तारे हमेशा टिमटिमाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भौतिकी क्या है? मतलब क्या सच में उनकी रोशनी कम ज्यादा होती है? नहीं नहीं, इसका कारण तारों की खुद की रोशनी में कोई बदलाव होना नहीं है। इसका कारण है हमारी पृथ्वी का अशांत वायुमंडल। देखिए, तारे पृथ्वी से इतनी भयानक दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश हम तक एक बहुत ही पतली सुई जैसी किरण के रूप में पहुंचता है। अच्छा, सुई जैसी किरण। हाँ, और जब प्रकाश की ये बारीक किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, तो हवा की अलग अलग परतों, तापमान और घनत्व में होने वाले बदलावों से टकराती है। ये हवा लगातार बह रही है, उबल रही है। जैसे स्विमिंग पूल के तल पर पड़े किसी सिक्के को पानी के बाहर से देखने पर वो हिलता हुआ लगता है, ठीक वैसे ही हवा के हिलने से तारे की किरण भी भटकती है, और वही भटकाव हमारी आंखों को टिमटिमाने जैसा लगता है। वो तो मतलब ग्रहों के साथ ऐसा नहीं होता। वे तो बिल्कुल शांत और स्थिर चमकते हैं। इसका मतलब उनकी किरणें हवा में भटकती नहीं हैं। भटकती हैं, बिल्कुल भटकती हैं, लेकिन ग्रह हमारे बहुत करीब हैं। अंतरिक्ष के पैमाने पर देखें तो वे हमारे पड़ोस में ही हैं। इसलिए आसमान में वे एक बारीक बिंदु की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत छोटी सी डिस्क या तश्तरी की तरह होते हैं। उनसे आने वाला प्रकाश एक पतली किरण नहीं, बल्कि प्रकाश का एक चौड़ा बंडल होता है। वायुमंडल की हलचल इस चौड़े बंडल के कुछ हिस्से को भटकाती जरूर है, लेकिन बाकी किरणें आंखों तक सीधी पहुंच जाती हैं, जिससे रोशनी औसतन स्थिर रहती है। समझ गई। अगर भारत के आसमान की बात करें तो बिना किसी उपकरण के कौन-कौन से ग्रह इस दर्पण की तरह साफ देखे जा सकते हैं?
नंगी आंखों से 5 मुख्य ग्रह आसानी से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्र यानी वीनस, जो सूरज और चांद के बाद आसमान में सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट होता है। अक्सर इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। हाँ, वो सुबह सुबह जो सबसे तेज चमकता है। बिल्कुल। फिर बृहस्पति यानी जुपिटर है, जो एक चमकदार सफेद रोशनी देता है। मंगल या मार्स अपनी लाल मिट्टी के कारण एकदम स्पष्ट लालिमा लिए हुए होता है। शनि यानी सैटर्न की रोशनी थोड़ी पीली और मध्यम होती है। और अंत में बुध यानी मरकरी, जो सूरज के इतने करीब है कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये केवल सूर्योदय या सूर्यास्त की लाली में ही छिपता हुआ दिखाई देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर आसमान में चमकने वाले ये गिने चुने ग्रह सिर्फ दर्पण है और जो टिमटिमा रहे हैं वे सब खुद के बल्ब हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आसमान में दिखने वाला हर टिमटिमाता बिंदु एक सूर्य है? 100%। और अगर वे सूर्य हैं तो क्या ये संभव है कि उनके पास भी हमारे सौर मंडल की तरह अपने खुद के ग्रह हों? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हाँ, ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, बल्कि अब एक स्थापित वैज्ञानिक सच है। आसमान में दिखने वाला लगभग हर तारा एक सूर्य ही है। कुछ तारे हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़े और दानवाकार हैं, तो कुछ बहुत छोटे और ठंडे। आधुनिक खगोल विज्ञान ने, खासकर केपलर और टेस जैसे स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा ने हमारी समझ को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। लेकिन एक बात सोचिए, ये टेलीस्कोप इतनी दूर मौजूद ग्रहों को देखते कैसे हैं? ग्रह तो दर्पण है ना, और बहुत छोटे भी हैं। वे तो तारों की चौंधियात देने वाली रोशनी में पूरी तरह छिप जाते होंगे। यही तो विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। टेलीस्कोप सीधे तौर पर ग्रहों को देखते ही नहीं है, वे ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिट मेथड, ये कैसे काम करता है? इससे ऐसे समझा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक बहुत तेज कार की हेडलाइट जल रही हो और एक छोटा सा मच्छर उस हेडलाइट के सामने से उड़कर गुजरे। मच्छर तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हेडलाइट की रोशनी कुछ मिलीसेकंड के लिए बहुत मामूली सी कम हो जाएगी। क्या बात है! मतलब जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसी मामूली सी गिरावट को नापकर वैज्ञानिक बता देते हैं कि वहां ग्रह मौजूद है। बिल्कुल सटीक। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके जो डेटा सामने आया है ना, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डेटा बताता है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में तारों से कहीं ज्यादा संख्या ग्रहों की है। आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि वहां अरबों सौरमंडल और अनगिनत दुनिया मौजूद हैं। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक मिनट, आकाशगंगा की बात निकली है तो मुझे एक बुनियादी बात पर हमेशा उलझन होती है। आसमान में जो असंख्य तारे दिखते हैं, क्या वे सब हमारी ही आकाशगंगा के हैं? क्या हम नंगी आंखों से दूसरी आकाशगंगाओं के तारों को नहीं देख रहे होते? ब्रह्मांड तो इतना विशाल है। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि आसमान में देखते समय हम पूरा ब्रह्मांड देख रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आसमान में नंगी आंखों से दिखने वाला हर एक तारा, हर एक बिंदु हमारी अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। मिल्की वे इतनी विशाल है कि हमारी आंखें उसके पार किसी भी तारे को अलग से नहीं देख सकती। तो फिर एंड्रोमेडा के बारे में क्या कहेंगे? मतलब मैंने सुना है कि वो हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा है और उसे देखा जा सकता है। हाँ, एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी आकाशगंगा जरूर है और उसे साफ आसमान से देखा भी जा सकता है, लेकिन वो हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी भयानक दूरी की वजह से एंड्रोमेडा आकाशगंगा सिर्फ एक धुंधले, मतलब एक बादलों जैसे छोटे से धब्बे की तरह दिखाई देती है। उसमें खरबों तारे हैं, लेकिन उनकी रोशनी आपस में ऐसे मिल जाती है कि किसी एक तारे को अलग से देखना असंभव है। इसलिए आसमान में जो भी टिमटिमाता हुआ बिंदु दिखता है, वो पूरी तरह से हमारे अपने गांगेय मोहल्ले यानी गैलेक्टिक नेबरहुड का ही निवासी है। जब ब्रह्मांड के इस पैमाने की बात आती है तो दूरियों का एहसास करना मानव दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। हम अपनी आकाशगंगा के भी एक बहुत छोटे से हिस्से को देख रहे हैं, फिर भी वो अनंत लगता है। चलिए, इस 3D दूरी और पैमाने को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत के सबसे प्रसिद्ध और परिचित तारामंडल सप्तऋषि की ओर चलते हैं। सप्तऋषि तारामंडल, जिसे अंग्रेजी में उर्सा मेजर कहते हैं, ये भारतीय संस्कृति और खगोल विज्ञान का बहुत अहम हिस्सा रहा है। इन 7 तारों को 7 महान ऋषियों का प्रतीक माना जाता है।
उत्तर दिशा की ओर देखने पर यह हमेशा एक खास आकार में दिखता है। हाँ, बचपन की यादों में सप्तऋषि एक बड़ी सी पतंग या एक लंबे हैंडल वाले चम्मच जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आसमान के नीले गुंबद पर 7 चमकीले सितारे चिपका दिए हों और उनके बीच लकीरें खींच दी हों। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि अंतरिक्ष 3D है, तो क्या सप्तऋषि के तारे सच में अंतरिक्ष में एक दूसरे के उतने ही करीब हैं जितने वे धरती से दिखते हैं? यहीं पर वो 3D रहस्य अंतरिक्ष की वास्तविकता को सामने लाता है। धरती से देखने पर वे सातों तारे एक ही सतह पर पेंट किए हुए लगते हैं, लेकिन असल में वे अंतरिक्ष में बहुत अलग अलग गहराइयों पर मौजूद हैं। सप्तऋषि के सातों तारों के प्राचीन नाम हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और भृगु। वैज्ञानिक नजरिए से जब इनकी दूरियों को मापा गया तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। बीच के 5 तारे पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस और वशिष्ठ वास्तव में एक खगोलीय परिवार हैं। विज्ञान की भाषा में इसे उर्सा मेजर मूविंग ग्रुप कहा जाता है। मूविंग ग्रुप, इसका मतलब क्या ये है कि वे अंतरिक्ष में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, जैसे कोई पक्षियों का झुंड हो? बिल्कुल। खगोलविदों ने तारों की गति और उनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके पता लगाया है कि ये 5 तारे एक ही दिशा में और एक ही गति से जा रहे हैं। ये एक ही विशाल गैस और धूल के बादल से पैदा हुए थे और धरती से लगभग 80 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक साथ सफर कर रहे हैं। ये आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो किनारे के 2 तारों का है, जिन्हें हम फोटो बॉम्बर्स कह सकते हैं। फोटो बॉम्बर्स मतलब जैसे किसी नाटक के मंच पर आगे और पीछे खड़े कलाकार सामने बैठे दर्शकों को एक ही कतार में लगते हैं, वैसे ही ये तारे सिर्फ हमारे नजरिए की वजह से उस आकार में फिट हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चम्मच के आकार का जो सबसे बाहरी तारा है क्रतु और हैंडल के सबसे आखिरी सिरे वाला तारा भृगु, ये दोनों बीच के 5 तारों से पूरी तरह अलग हैं। इनका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये कितनी दूर है? क्रतु धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर है और भृगु 104 प्रकाश वर्ष दूर। ये बस हमारी पृथ्वी के एंगल से देखने पर उस चम्मच वाले आकार में एकदम सटीक बैठ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। लेकिन अगर वे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आकार हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। सही कहा। तारों की अपनी गति होती है जिसे प्रॉपर मोशन कहते हैं। क्योंकि क्रतु और भृगु अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसलिए आज से लगभग 1 लाख साल बाद सप्तऋषि का ये चिर परिचित आकार पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तब आसमान में देखने पर ये किसी चम्मच या पतंग जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब दिमाग को सुन कर देने वाला सच है ये। 1 लाख साल बाद आसमान का नक्शा ही बदल जाएगा। और इस रिसर्च में एक और तारे का बहुत गहराई से जिक्र है, वशिष्ठ तारे का। इसके ठीक बगल में एक बहुत ही छोटा साथी तारा है जिसे अरुंधति कहा जाता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में आज भी शादियों के दौरान दूल्हा दुल्हन को यह तारा दिखाया जाता है, जो एक साथ चलने और एक आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस तारे के बारे में क्या कहता है? विज्ञान की दूरबीन ने जब वशिष्ठ और अरुंधति की ओर देखा ना, तो जो दिखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंगी आंखों से जो 1 या 2 तारे लगते हैं, शक्तिशाली दूरबीनों और स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने पर पता चला कि वो असल में तारों का एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। वशिष्ठ कोई एक तारा नहीं है, बल्कि वो खुद 4 तारों का एक क्वाड्रुपल सिस्टम है। और अरुंधति भी कोई एक तारा नहीं है, वो भी एक बाइनरी यानी 2 तारों का सिस्टम है। रुको, मतलब उस एक छोटे से रोशनी के बिंदु के अंदर असल में 6 सूर्य छिपे हुए हैं जो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए नाच रहे हैं। जी हाँ, इसे एक जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य या ग्रेविटेशनल डांस कहा जा सकता है। ये दिखाता है कि हमारी आंखें कितनी सीमित हैं और ब्रह्मांड कितना समृद्ध है। और सप्तऋषि का उपयोग दिशा खोजने के लिए भी तो किया जाता है ना। क्रतु और पुलह तारों को पॉइंटर तारे कहा जाता है। अगर कोई इन दोनों तारों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे और उससे आगे की तरफ बढ़ाएं तो वो रेखा सीधी जाकर उत्तर दिशा में ध्रुव तारे यानी पोलारिस से टकराती है। हजारों सालों से नाविक इसी तकनीक से समुद्र में अपना रास्ता खोजते आए। लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से क्यों नहीं हिलता? ध्रुव तारा
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर पृथ्वी की घूमने वाली धुरी की सीध में स्थित है। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए आसमान के बाकी सारे तारे ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए महसूस होते हैं। लेकिन ध्रुव तारा अपनी धुरी के ठीक ऊपर होने के कारण आसमान में हमेशा एक ही जगह पर स्थिर दिखाई देता है। अब जब सप्तऋषि की बात हो ही रही है, जो हमसे 80 से 124 प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो ब्रह्मांडीय दूरियों का ये खौफनाक पैमाना समझने के लिए एक और तुलना का सहारा लेते हैं, जो आज के नोट्स में बहुत खूबसूरती से दी गई है। हाँ, वो स्केल वाली तुलना। बिल्कुल। अगर दूरियों को पृथ्वी के पैमाने पर ले आएं, मान लीजिए कि हमारे विशाल सूर्य को सिकोड़कर सिर्फ 1 मीटर की एक गेंद बना दिया जाए, सिर्फ 1 मीटर की गेंद, तो इस पैमाने के हिसाब से अंतरिक्ष में हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितनी दूर रखा होगा? 300 किलोमीटर दूर। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये ब्रह्मांड की विशालता और खालीपन का सबसे सटीक उदाहरण है। 1 मीटर की गेंद यहां रखी है और पूरे 300 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, सिर्फ खालीपन है। और फिर अगली गेंद आती है। प्रकाश के पैमाने पे बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी प्रकाश की सबसे तेज चीज, प्रकाश जिसे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने की आदत है, उसे भी वहां से हम तक पहुंचने में 4.25 साल लग जाते हैं। ये एक बहुत ही उलझाने वाली बात है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसे भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब हमारा सबसे करीबी तारा ही अदृश्य है। ऐसा क्यों? ये खगोल विज्ञान का एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा इतना करीब है, फिर भी वो गायब है, क्योंकि वो एक रेड ड्वार्फ या लाल बौना तारा है। ऐसे तारे आकार में हमारे सूर्य से बहुत छोटे होते हैं और उनका तापमान भी बहुत कम होता है। वे बहुत ही धीरे धीरे अपना ईंधन चलाते हैं, इसलिए उनकी चमक बेहद मध्यम होती है। हालांकि इसके आसपास कम से कम 3 ग्रह खोजे जा चुके हैं, लेकिन तारे की अपनी रोशनी इतनी ही कम है कि बिना किसी शक्तिशाली दूरबीन के उसे अंतरिक्ष के अंधेरे में खोजना नामुमकिन है। तो अगर सबसे करीबी तारा ही नहीं दिखता, तो उसके बाद कौन सा तारा है? अल्फा सेंचुरी। वो भी तो 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंचुरी को बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। ये बहुत चमकीला है, लेकिन इसमें एक भौगोलिक पेच है। अल्फा सेंचुरी तारा मुख्य रूप से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर के आसमान में ही ऊपर उठता है। मतलब भारत से उसे देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत के अधिकांश हिस्सों से अल्फा सेंचुरी को देखना लगभग असंभव है, क्योंकि ये क्षितिज के बहुत नीचे रहता है और वायुमंडल की मोटी परत और धुंध के पीछे छिप जाता है। तो फिर भारत के आसमान में वो कौन सा सबसे करीबी और सबसे चमकीला तारा है जो पूरी शान से दिखाई देता है? वो है सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। 8.6 प्रकाश वर्ष, ये तो अल्फा सेंचुरी से 2 गुना दूर हो गया। फिर भी ये सबसे ज्यादा चमकीला क्यों दिखता है? क्योंकि सीरियस कोई साधारण तारा नहीं है। ये हमारे सूरज से आकार में लगभग दोगुना है और कम से कम 25 गुना ज्यादा चमकदार रोशनी पैदा करता है। इसलिए दूरी ज्यादा होने के बावजूद इसकी भयानक ऊर्जा के कारण ये रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा नजर आता है। सर्दियों की रातों में जब हवा ठंडी होती है, तो सीरियस आसमान में बहुत तेजी से नीले और सफेद रंगों में टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इन सभी तारों को, सीरियस को, सप्तऋषि को और हमारी अपनी आकाशगंगा के उस धुंधले सफेद रिबन को अगर कोई बिल्कुल साफ देखना चाहे, तो भारत में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी हैं? शहरों में तो लाइट पॉल्यूशन ने आसमान को पूरी तरह निगल लिया है। आसमान का असली जादू देखने के लिए उन जगहों पर जाना पड़ता है जहां रात का अंधेरा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो और हवा बहुत पतली और साफ हो। भारत में लद्दाख का हनले क्षेत्र इसके लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। वहां की ऊंचाई और सूखापन आसमान को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। वहां का नजारा तो अद्भुत होता होगा। बिल्कुल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी या राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके भी बहुत शानदार हैं। सर्दियों के मौसम में खासकर जब मृगशिरा तारामंडल आसमान के बीचों बीच होता है, तो नजारा जादुई होता है। मृगशिरा,
यानी वो शिकारी जैसा तारामंडल जिसकी बेल्ट में 3 तारे एक सीध में चमकते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि अगर उन 3 तारों की सीध में नीचे की तरफ देखा जाए ना, तो नजर सीधे उसी सीरियस तारे पर जाकर टिकती है जिसकी हमने अभी बात की। और इन्हीं अंधेरी जगहों से जब रात में आकाशगंगा के उस सफेद तारों से भरे रिबन को देखा जाता है, तो वो सच में आसमान में बहती हुई एक नदी जैसी लगती है। शायद इसीलिए प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने इसे आकाशगंगा का नाम दिया था। उन्हें भले ही दूरबीनों का ज्ञान ना हो, लेकिन वे ये महसूस कर सकते थे कि वे एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा है। ये विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। हम तारों की बनावट और उनकी दूरी को विज्ञान की नज़र से तो समझ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उन कहानियों और नामों को भी जी रहे हैं जो हजारों सालों से इन तारों के इर्द गिर्द बुने गए हैं। सच में। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए समझना बहुत ज़रूरी है कि आसमान कोई छत नहीं है। जब कोई इंसान रात के आसमान की ओर सिर उठाता है तो वो केवल रोशनी के बिंदु नहीं देख रहा होता, वो सचमुच दूसरे सूर्यों को देख रहा होता है। ऐसे सूर्य जिनके आसपास शायद अपनी खुद की पृथ्वी घूम रही हो, उनके अपने महासागर हों, मौसम हो और शायद किसी प्रकार का जीवन भी वहाँ मौजूद हो। ये 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड की एक खुली खिड़की है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन खगोल विज्ञान में एक और ऐसा रहस्य है जो इस पूरे अनुभव को, आसमान की तरफ देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल के रख देता है। वो रहस्य प्रकाश की गति से जुड़ा है। प्रकाश की गति, मतलब जो रोशनी हम तारों से आती हुई देख रहे हैं वो नई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश जो सबसे तेज गति से चलता है, उसे भी अंतरिक्ष की दूरियों को तय करने में लंबा समय लग जाता है। जब सीरियस तारे की रोशनी हमारी आंखों से टकराती है ना, तो वो रोशनी वहां से 8.6 साल पहले निकली थी। यानी हम सीरियस का आज नहीं बल्कि 8.6 साल पुराना रूप देख रहे हैं। मतलब सप्तऋषि का वो मूविंग ग्रुप जो 80 प्रकाश वर्ष दूर है, उसे वैसा देखा जा रहा है जैसा वो 80 साल पहले था। हाँ, और जो तारे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं, उनकी जो तस्वीर पृथ्वी से देखी जा रही है, वो हजारों साल पुरानी है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा की जो धुंधली सी रोशनी हम देखते हैं, वो रोशनी 25 लाख साल पहले वहां से चली थी, जब धरती पर शायद इंसानों का शुरुआती रूप बस विकसित ही हो रहा था। ये तो सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान की ओर देखना सचमुच टाइम ट्रैवल करने जैसा है। ये कोई 2D पेंटिंग नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। हम तारों को नहीं बल्कि अतीत को देख रहे हैं। और अगर इस बात को पलटकर सोचा जाए, पलटकर किस तरह से? ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए हमारी ही आकाशगंगा में किसी दूर स्थित एक्सोप्लैनेट पर, जो पृथ्वी से करीब 2 या 3 हजार प्रकाश वर्ष दूर है, अगर वहां कोई बहुत ही उन्नत और समझदार एलियन सभ्यता मौजूद हो और ठीक इसी वक्त आज के ही दिन वे अपनी किसी विशाल और शक्तिशाली दूरबीन से हमारी पृथ्वी की ओर देख रहे हों, तो उन्हें क्या दिखेगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है। उन्हें 2026 की हमारी ये आधुनिक दुनिया, ये तकनीक और शहर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। प्रकाश को वहां तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, उसकी वजह से वे अतीत का वो भारत देख रहे होंगे जब आसमान में दिखने वाले इन तारों का नाम महान ऋषियों के नाम पर रखा जा रहा था। वे उस प्राचीन सभ्यता के युग को देख रहे होंगे। ये ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी विडंबना है। हम एक दूसरे के अतीत को देखकर भविष्य की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। तो उस चपटे काले कैनवस वाले भ्रम को यहीं पीछे छोड़ते हैं। आसमान कोई छत नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जिसमें अरबों सूर्यों और अनगिनत दुनियाओं का इतिहास दर्ज है। अगली बार जब रात के अंधेरे में ऊपर देखा जाए तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ तारों को नहीं बल्कि साक्षात समय को देखा जा रहा है।